हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप। दोस्तों मेरा नाम है रमेश चौधरी और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th का मानव अधिवास का पार्ट 2। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था ग्रामीण अधिवास और अपन पार्ट 2 में पढ़ेंगे नगरीय अधिवास। दोस्तों नगरीय अधिवास स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में अंतर क्या होता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रामीण व नगरीय अधिवास में अंतर बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले यही देखते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि ग्रामीण अधिवास की विशेषताएं बताइए और नगरीय अधिवास की विशेषताएं बताइए, तो अपने को जिस अधिवास की विशेषताएं पूछी जा रही है उस अधिवास की विशेषताएं अपन अंतर जो है वो अपन बता देंगे। तो दोस्तों देखो अंतर क्या है दोनों में। पहला अंतर है कि यहाँ पे जनघनत्व जो होता है वो कम पाया जाता है, जनघनत्व कम पाया जाता है, यहाँ पर जनघनत्व अधिक पाया जाता है। ओके दोस्तों। दूसरा अंतर है ग्रामीण अधिवासों में जो है तीव्रित गतिशील कम होते हैं, यानी कि ये लोग क्या होते हैं, कम गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम जाते हैं, जबकि नगरीय अधिवासों के लोग अधिक गतिशील होते हैं। ओके दोस्तों, नगरीय अधिवासों के लोग अधिक गतिशील होते हैं जबकि ये कम गतिशील होते हैं। तीसरा अंतर होता है इनमें, यहाँ पर कच्ची सड़कें पाई जाती है और यहाँ पर पक्की सड़कें पाई जाती है। आगे वाला अंतर है इनमें, यहां पर जो है लोग प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय मीन्स लोग कृषि, पशुपालन, खनन, आखेट, भोजन संग्रहण ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ व पंचम व्यवसाय में संलग्न होते हैं, यानी कि ये लोग उद्योगों में, सेवाओं में और इसके अलावा परिवहन और व्यापार में संलग्न होते हैं। दोस्तों आगे वाले अंतर की बात करें तो पांचवा अंतर, ग्रामीण अधिवासों में आधारभूत सुविधाओं की कमी पाई जाती है, जबकि नगरीय अधिवासों में आधारभूत सुविधाएं बहुतायत से या पूर्णतया पाई जाती है। और अगर अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पर श्रम विभाजन अधिक पाया जाता है, यहाँ पे श्रम विभाजन कम पाया जाता है। यहाँ पर लिंग के आधार पर या फिर जाति के आधार पर भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है, जबकि नगरीय अधिवासों में इस प्रकार का भेदभाव बहुत कम पाया जाता है। अब दोस्तों ये हो गई इनकी अंतर। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों में अंतर बताइए, तो अपन इन अंतर को बता देंगे कि ग्रामीण अधिवासों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, जबकि नगरीय अधिवासों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ग्रामीण अधिवासों के लोग कम गतिशील होते हैं, जबकि नगरीय अधिवासों के लोग अधिक गतिशील होते हैं, यानी कि ये जल्दी जल्दी तीव्र प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार पाने के लिए जाते रहते हैं। ग्रामीण अधिवासों में कच्ची सड़कें, जबकि नगरीय अधिवासों में पक्की सड़कें पाई जाती है। ये लोग प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं, जबकि नगरीय अधिवासों के लोग द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक और पंचम क्रियाओं में संलग्न होते हैं। इनमें सामाजिक संबंध अच्छी तरीके से पाए जाते हैं, प्रगाढ़ता पाई जाती है सामाजिक संबंधों में, जबकि नगरीय अधिवासों में प्रगाढ़ता नहीं पाई जाती। अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ग्रामीण अधिवासों की विशेषताएं बताइए, तो दोस्तों ये विशेषताएं अपन इनको बता देंगे। ओके, नगरीय अधिवासों की विशेषताएं बताइए, तो ये होगी नगरीय अधिवासों की विशेषताएं। मीन्स आपका अंतर भी यही होगा और इनकी विशेषताएं भी अगर पूछी जाती है एक अधिवास की, तो अपन उस साइड के अंतर को बता देंगे। ओके दोस्तों, आगे पढ़ते हैं अपन। नगरीय अधिवास कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? दोस्तों नगरीय अधिवास जो है हर देश में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परिभाषा, जो नगरों की परिभाषा है उसके मापदंड अलग अलग है। हर देश के मापदंड अलग अलग है। अगर अपन बात करें भारत की, भारत में कौन से क्षेत्र को नगर माना जाता है? ओके दोस्तों, तो भारत में कौन से क्षेत्र को नगर माना जाता है? जहां की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ऐसा क्षेत्र जहां की 75% पॉपुलेशन गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। दूसरा, जहां का जनसंख्या घनत्व 400 से ज्यादा हो, 400 से अधिक हो। ओके दोस्तों, तीसरा जो है मापदंड वो ये है कि वहां की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए। 5000 से अधिक वहां की जनसंख्या होनी चाहिए। आगे वाली विशेषता, वहां पर जो प्रशासनिक कार्य है वो नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, इनके द्वारा होनी चाहिए। अगर अपन बात करें कि ऐसे ही कि ग्रामीण क्षेत्र को भारत में
किस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है? तो दोस्तों वही हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में 75% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए ग्रामीण अधिवासों में। इसके अलावा वहां पर 400 से कम जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, जनसंख्या 5000 से कम होनी चाहिए और प्रशासनिक कार्य ग्राम पंचायत ग्राम सभा के द्वारा किया जाना चाहिए, और ये नगरीय अधिवासों में होता है। अब बात करते हैं अपन दोस्तों विश्व के अन्य देशों की। अन्य देशों में जो नगर मापदंड की या नगर परिभाषा देने के जो मापदंड है वो भारत से अलग है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बहुत कम जनसंख्या में ही किसी क्षेत्र को नगर घोषित किया है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं नगरीय अधिवासों के प्रकार। नगरीय अधिवासों के प्रकार की बात करते हैं कि किन किन प्रकार के नगरीय अधिवास पाए जाते हैं। दोस्तों एक होता है प्रथम वर्ग का नगर, दूसरा होता है महानगर, तीसरा होता है सन्नगर और चौथा होता है वृहत नगर। चारों को याद रखना आपको। नगर किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं, सन्नगर किसे कहते हैं और वृहत नगर किसे कहते हैं? दोस्तों ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में हो, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में हो, वो प्रथम वर्ग के नगर कहलाते हैं। महानगर कौन से होते हैं? जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के मध्य में हो, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच में हो, उसे महानगर कहा जाता है। वृहत नगर किसे कहते हैं? जहां की जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो, जहां की जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो उसे वृहत नगर कहा जाता है। सन्नगर किसे कहते हैं? दोस्तों जब मुख्य नगर के पास में कोई मुख्य नगर है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली के पास में कोई छोटा नगर विकसित हो जाता है, किसी मुख्य नगर के पास में कोई दूसरा नगर विकसित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में इस नगर को सन्नगर कहा जाता है। जैसे कि दिल्ली के पास में गुड़गांव। लोग क्या करते हैं, मुख्य शहर में कार्य करते हैं, उनका जो वर्क स्थल होता है वो तो मुख्य शहर होता है, लेकिन वो रहने के लिए पास वाली जगह ढूंढते हैं उस शहर से थोड़ा सा दूर, ताकि स्वच्छ जलवायु उनको मिल सके, और इस प्रकार से एक नगर का निर्माण हो जाता है जिसे सन्नगर कहा जाता है। सन्नगर किसे कहते हैं? दो नगरों के आपस में मिलने की प्रक्रिया सन्नगर कहलाती है। सबसे पहले इसका उपयोग जो है वो किस विद्वान ने किया था? दोस्तों सबसे पहले इसका उपयोग जो है वो 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। पैट्रिक गिडीज ने इसका सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। और दूसरा वृहत नगर का सबसे पहली बार जो प्रयोग है, वृहत नगर अंग्रेजी भाषा के मेगालोपोलिस से बना हुआ है। ध्यान रखने की बात है, मेगालोपोलिस शब्द से बना हुआ है, जिसका सबसे पहली बार प्रयोग जीन गोटमैन ने किया था। जीन गोटमैन ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1859 में किया था, 1857 में किया था। कब, किसने किया था? जीन गोटमैन ने। किस शब्द का प्रयोग? मेगालोपोलिस, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और उसी से बना है वृहत नगर। ओके दोस्तों, ये हो गए नगरीय अधिवासों के प्रकार। नगरीय अधिवासों के प्रकार कितने पढ़े अपने? 4। नगर किसे कहते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां की जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के मध्य में हो। महानगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के मध्य में हो। दोस्तों ऐसे नगरों को मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। याद रखने की चीज है, ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के मध्य में हो उनको महानगर या मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है सन्नगर। 2 नगरों के आपस में मिलने वाले नगर को सन्नगर कहा जाता है। इस शब्द का पहली बार उपयोग पैट्रिक गिडीज ने सन 1915 में किया था। और लास्ट वाला आता है वृहत नगर। ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो उन्हें वृहत नगर कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीन गोटमैन ने 1857 ईस्वी में किया था। इसके बाद में अपन देखते हैं नगरीय अधिवासों की समस्याएं। दोस्तों कौन कौन सी समस्याएं होती है नगरीय अधिवासों की? पहली समस्या है बहुत अधिक जनघनत्व, यानी कि अपन इसे बोल सकते हैं अधिक जनघनत्व।
बहुत ज़्यादा इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग गाँव से रोजगार पाने के लिए नगरों में पलायन करते हैं और वहाँ की जनसंख्या को संघन बना देते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं सामने आने लगती है। दूसरी इनकी समस्या है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, गंदी बस्तियों का निर्माण। गंदी बस्तियों का निर्माण क्यों होता है दोस्तों? जब लोग यहाँ पर रोजगार पाने के लिए पलायन करते हैं तो आवास की कमी होती है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से नगरीय अधिवासों में आवास की कमी होती है, तो लोग गंदी बस्तियों का निर्माण शुरू कर देते हैं, जिससे यहाँ पर गंदी बस्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, तीसरा जो इसी से जुड़ा हुआ है पर्यावरण प्रदूषण। दोस्तों, नगरीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा औद्योगिक कार्य चलते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा परिवहन वहाँ पर चलता है। तीव्र परिवहन के कारण और संघन परिवहन के कारण बहुत ज़्यादा स्मोक वहाँ पर उत्सर्जित होता है, जिसकी वजह से वहाँ का प्रदूषण वो जो होता है बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है और मानव के लिए वो अनुकूलित नहीं होता, मानव के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव वह डालता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें चौथा आता है खाद्य पदार्थों में मिलावट। नगरीय क्षेत्रों की यह भी प्रमुख समस्या है कि वहां पर जो खाने के पदार्थ मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलावटी मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट कर दी जाती है बिचौलियों के द्वारा, जिसकी वजह से वो मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो है पांचवा सामाजिक जो संबंध है वो भी बहुत कम पाए जाते हैं। लोग एक दूसरे की सहायता करने की भावना नगरीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। ये नगरीय क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इन समस्याओं के समाधान की। इन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा जनघनत्व होने के कारण जनसंख्या क्या करते हैं, लोग गांवों से नगरों में पलायन करते हैं, जिस वजह से जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जनसंख्या घनत्व बढ़ने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ और इसके अलावा जो श्रमिकों का जो वेतन है वो गिर जाता है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है दोस्तों? वहाँ पर आने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान किया जाए, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए ताकि वो पलायन ना करें, ताकि वो प्रवास ना करें, जिस वजह से जनघनत्व को सामान्य या कम बनाए रखा जा सकता है। ये इसका समाधान है। दूसरी अगर बात करें गंदी बस्तियों का निर्माण, दोस्तों जब गंदी बस्तियों का निर्माण हो रहा है तो सरकार के द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन लोगों को आवास, स्वच्छ आवास प्रदान किए जाए ताकि वहाँ पर गंदी बस्तियों का निर्माण ना हो। पर्यावरण प्रदूषण का समाधान क्या हो सकता है दोस्तों? नगरीय अधिवासों के रहने वाले लोगों को सजेशन देना चाहिए कि वो लोग निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों को ज़्यादा महत्व दें। इससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकेगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट, दोस्तों खाद्य पदार्थों में मिलावट एक मुख्य समस्या है नगरीय क्षेत्रों की, जिसे कम करने के लिए सरकार को कई प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए। दुकानदारों, जमाखोरी और जो कालाबाजारी करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त नियम बनाकर उनकी पालना करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा सामाजिक संबंध जो नगरीय क्षेत्र में बिल्कुल कम पाए जाते हैं या न के बराबर पाए जाते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि लोगों में एक दूसरे की सहयोग की भावना जागृत हो, एक दूसरे से संबंध बनाकर वो आराम से रह सकें। दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं जो कच्ची बस्तियां होती है, कच्ची बस्तियों की क्या समस्या होती है? नगरीय बस्तियों में नगरीय अधिवासों की एक मुख्य समस्या है कच्ची बस्तियों का निर्माण। कच्ची बस्तियां निर्मित होने से दोस्तों नगरीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कच्ची बस्तियों के निर्माण होने से कूड़ा कचरा ये एकत्रित वहीं पर खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इन कच्ची बस्तियों का निराकरण करके सरकार को आदिवासी या कॉलोनियों का निर्माण करके वहाँ पर उनको रहने के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। और कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग जिनको अक्सर रोजगार नहीं मिल पाता, तो वो लोग क्या करते हैं, अपराध जैसे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इसलिए सरकार को, प्रशासन को सचेत रहना चाहिए ताकि उन लोगों को अपराध होने से बचाया जा सके, अपराधी होने से बचाया जा सके। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती, धारावी बस्ती, जिसे स्लम के नाम से भी जाना जाता है,
धारावी बस्ती दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बसी हुई है। धारावी बस्ती, जिसे स्लम भी कहा जाता है। दोस्तों धारावी बस्ती को बसाने वाले जो लोग थे वो गुजरात के कुम्हार लोगों ने इसे बसाया था। वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है, जिसे लगभग 19वीं सदी में बसाया गया था। दोस्तों अगर धारावी बस्ती की अपन बात करते हैं कि वहाँ पर कौन सी क्रियाकलाप किए जाते हैं, कौन कौन से कार्य वहाँ पर कर रहे हैं लोग और किस प्रकार से वहाँ का जनजीवन है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी स्थापना की। दोस्तों इसकी स्थापना 18वीं सदी में गुजरात के कुम्हारों ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ का जनजीवन बहुत ही नरकीय है, ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 6 लाख लोग निवास करते हैं जिनके लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लगभग 1500 लोगों के लिए एक टॉयलेट की व्यवस्था है। एक घर में 10 से 15 व्यक्ति निवास करते हैं, एक कमरे में 10 से 12 व्यक्ति रहते हैं और चारों तरफ कूड़ा कचरा, काले कौवे, चूहे ये मंडराए रहते हैं। बीमारियों का हमेशा वहाँ पर चहल पहल रहता है। अधिकांश जो बच्चे होते हैं कुपोषण के शिकार होते हैं और इस प्रकार की ये जो बस्ती है जो मुंबई में बसी हुई है, इस बस्ती में जो कार्य किए जाते हैं वो चर्म शोधन या चमड़े से संबंधित कार्य, फर्नीचर, इसके अलावा जो महंगे बड़ी बड़ी जो रईस इमारतें हैं उनमें उपयोग करने वाली सजावटी सामग्री इसी क्षेत्र में बनाई जाती है। यहाँ पर परिवहन की न के बराबर सुविधा है। एक 90 फीट के नाम से एक रोड जानी जाती है, लेकिन इसकी दूरी जो है उस सड़क की जो चौड़ाई है वो 6 से 7 फीट बची है और उसमें सिर्फ 3 पहिए के वाहन ही चल सकते हैं। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एशिया की जो सबसे बड़ी गंदी बस्ती है धारावी बस्ती, वहाँ का जनजीवन घोर नरकीय के समान है। वहाँ पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा, किसी भी प्रकार की सुविधाएं या आवास, किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। गंदे जल की निकासी की सुविधा नहीं है। टाइफाइड, हैजा, पीलिया इस प्रकार की बीमारियां वहाँ पे सामान्य चलती रहती है। तो दोस्तों ये पढ़ा अपन ने मानव अधिवास। मानव अधिवास में अपन ने ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास और धारावी बस्ती के बारे में जाना। दोस्तों ये आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपको पसंद आए तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सहपाठियों के पास इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।